से बहाना है। पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में स्थान दें। आतंकवाद को हम परास्त करेंगे, ये हमारा संकल्प है। जय हिंद। भारत माता की जय हिंद। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होते होते यह तय हो चुका था कि बरतानिया हुकूमत अब ज्यादा दिनों तक भारत को गुलाम नहीं रख पाएगी। इस बीच 1945 के चुनाव में लेबर पार्टी सत्ता में आई और विंस्टन चर्चिल की जगह क्लाइमेंट एटली ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन गए। इसके फौरन बाद एटली ने भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर के उपाय को तलाशने के लिए अपनी कैबिनेट के 3 सदस्यों की एक कमेटी को भारत भेज दिया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और भारतीय नेताओं से बातचीत शुरू की। जिन्ना ने बड़ी चतुराई से कमेटी के सामने अलग पाकिस्तान की मांग रख दी, जबकि कांग्रेस ऐसे किसी भी प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं थी जिससे धर्म के आधार पर हिंदुस्तान का बंटवारा किया जा सके। कांग्रेस के विरोध और कैबिनेट मिशन की उपेक्षा के बाद जिन्ना ने अलग मुल्क के अपने आंदोलन को और तेज कर दिया और 16 मई 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान किया। बंगाल के अंदर जिस वक्त झगड़ा हिंदू मुस्लिम का हुआ है, बहुत ही खतरनाक झगड़ा हुआ जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मारे, सड़कों पे खून कहा जाता है कि बह रहा था। उसी के बाद से तो वो उसी को मुक्ति दिवस ने कहा। उसने जब देखा कि अगर ये कांग्रेस जो है विभाजन के लिए नहीं मांग रही है तो आह्वान किया डायरेक्ट एक्शन दे कि अब बगैर लड़ने का कोई उपाय नहीं है। तो जितने कट्टरपंथी मुसलमान थे, सत्य है उन लोगों ने हिंदुओं पर, सिखों पर हमला करना शुरू किया और बिल्कुल मार काट मच गई, बलात्कार हुए। वो तो दुनिया के इतिहास का ब्लैक डे है। उतना रक्त रंजित दिवस तो नादिर शाह के शासन में भी भारत में नहीं हुआ था जो डायरेक्ट एक्शन डे में हुआ। वो एक दिखाना चाह रहे थे कि अगर आपने नहीं बांटा तो हम पूरे देश में खून की नदी बहा देंगे। 16 मई 1946 की वो तारीख बंगाल के इतिहास का सबसे काला दिन साबित हुई। दोनों संप्रदायों के बीच उपजे तनाव ने देखते ही देखते खूनी रंग अख्तियार कर लिया और शहर की गलियां बेगुनाहों के खून से लाल हो गईं। उस समय कलकत्ता में मुस्लिम लीग का शासन था, लेकिन उस वक्त की सरकार ने उस हिंसा को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। अब हमने भी अपनी पिस्तौल तान ली है और हम उसका इस्तेमाल भी करेंगे। अगर मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं दिया जाता तो जिहाद शुरू होगा, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन डे से पैदा हुई सांप्रदायिक आग धीरे धीरे कलकत्ता के बाहर फैलने लगी और देखते ही देखते पूरा बंगाल इसकी चपेट में आ गया। उस हालात में एक बारगी तो पूरा देश ही गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखाई देने लगा। मौका देखकर जिन्ना ने कांग्रेस पर बंटवारे का दबाव बढ़ाया और कुछ हद तक इसमें सफल होते भी दिखे। I am on my mission and I can tell you nothing about the present. That's all I can say. सांप्रदायिकता के बारूद पर बैठे देश को देखकर नेहरू, पटेल, कृपलानी और मौलाना आजाद जैसे नेता जिन्ना की मांग के आगे झुकते दिखाई दिए, लेकिन गांधी अब भी इसके लिए कतई तैयार नहीं थे। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सत्ता सौंपने का मन बना चुकी थी। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन नए और आखिरी वायसराय बनकर भारत आए। उन्होंने बहुत कम वक्त के भीतर शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण करने के मकसद से उन्हें यहां भेजा गया था और वो जल्द से जल्द अपनी जिम्मेदारी को पूरा भी करना चाहते थे। माउंटबेटन ने अपनी कोशिश शुरू की। वो ये बात अच्छी तरह समझ गए कि भारत के भाग्य की चाबी जिन्ना के पास है। एक मुलाकात के दौरान जिन्ना ने उनसे दो टूक कहा था, हम चाहते हैं कि भारत का बंटवारा हो, नहीं तो वो ध्वस्त हो जाएगा। हमारे पास बंटवारे की बंदूक है और हम उसका इस्तेमाल भी करेंगे। ब्रिटिश सरकार से सलाह मशविरा के बाद माउंटबेटन ने 2 जून 1947 को सभी दलों की एक बैठक बुलाई।
कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी, मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली और सरदारों की तरफ से बलदेव सिंह ने इस बैठक में शिरकत की। जब सभी नेता बैठक के लिए माउंटबेटन के निजी कमरे में पहुंचे तो उनके सेक्रेटरी ने सबके सामने एक बादामी रंग की फाइल रख दी। फाइल को देखकर नेहरू गुस्से से तिलमिला उठे, क्योंकि फाइल के अंदर भारत की आजादी के साथ साथ उसके बंटवारे की भी योजना थी। माउंटबेटन ने आधी रात तक सभी नेताओं को अपना अपना फैसला सुनाने को कहा। मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने माउंटबेटन के प्रस्ताव पर फौरन अपनी मंजूरी दे दी। कोई और रास्ता न देखकर कांग्रेस ने भी बंटवारे की रूपरेखा पर अपनी हामी भर दी। लेकिन उस दिन मौन व्रत होने की वजह से बापू ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की आधिकारिक घोषणा कर दी। पंद्रह अगस्त की तारीख तय करने के पीछे एक खास वजह थी। दरअसल 2 साल पहले इसी दिन माउंटबेटन ने एलाइज फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से एक विजय हासिल की थी। अब क्योंकि माउंटबेटन को दोनों मुल्कों के आजादी के समारोह में शरीक होना था, लिहाजा पाकिस्तान की आजादी का दिन 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को तय कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया, जिसमें बंटवारे की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने की जिम्मेदारी लंदन के एक वकील सिरिल रेडक्लिफ को सौंपी गई। पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया, जबकि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत सिंध, बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिले ने भी ऐसा ही फैसला लिया। इन सभी टुकड़ों को जोड़कर दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क का जन्म हुआ, पाकिस्तान। इस मुल्क का एक बंटवारा हो चुका था, लेकिन अभी भी इस धरती के और टुकड़े होने का खतरा बना हुआ था। हिंदुस्तान के सामने 650 से ज्यादा देसी रियासतों को अपने साथ रखने की एक कूटनीतिक चुनौती थी। लेकिन अंतरिम सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सियासी सूझबूझ से इस खतरे को भी टाल दिया। सरदार पटेल ने अपनी सियासी सूझबूझ, समझदारी और शक्ति के साथ न केवल हिंदुस्तान के और भी बंटवारे के खतरे को खत्म कर दिया, बल्कि वो 15 अगस्त 1947 को सैकड़ों देसी रियासतों के हुक्मरानों से भारत में शामिल होने के विलय पत्र पर दस्तखत कराने में भी कामयाब रहे। जूनागढ़ और हैदराबाद के शासकों के जनमत के खिलाफ जाने की वजह से सेना के सहयोग से बलपूर्वक अधिग्रहण किया गया और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भी पाकिस्तानी हमले के बाद हिंदुस्तान में शामिल होने की अपनी सहमति दे दी। अंग्रेजों की हमेशा से जो नीति थी वो यही थी, डिवाइड एंड रूल। और वो उन्हीं ने भारत को तो का विभाजन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तो किया ही, मगर वो ये भी चाहते थे कि कश्मीर और हैदराबाद में भी डिस्प्यूट पैदा हो जाए। आजादी के उत्सव और विभाजन की त्रासदी की यादों के साथ साल 1947 गुजर गया, लेकिन बंटवारे के इसी लाल अध्याय में अभी भी एक खूनी कड़ी जुड़नी बाकी थी। किसे पता था अगले ही साल की शुरुआत में बापू इसी बंटवारे की भेंट चढ़ जाएंगे, जिसे उन्होंने अपनी लाश पर ही स्वीकारने की बात कही थी। लेकिन इस गुजरे हुए वक्त में हम हर लम्हा उस टीस को भुगतते रहे हैं। ये हमारी नियति नहीं थी, बल्कि सरहद के दोनों तरफ के आवाम पर थोपा गया यथार्थ था। ये एक ऐसी विभाजक रेखा थी जो वक्त के साथ हमारे दिलों में गहरी और भी गहरी पेवरस्त होती चली गई। जमीन पर खींची इस एक लकीर ने आधी रात को आजाद हुई संतानों को खून के दरिया में धकेल दिया।
क्या हम इतिहास के उस जख्म को कभी भी भूल पाएंगे? इस खास प्रस्तुति में इतना ही। वंदे मातरम। अपनी आजादी को मजबूत करना, कायम रखना। जय जवान, जय किसान। हम आजाद हैं 25 साल से, हमें अपनी शक्ति से बढ़ाना है।